अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर, मैं हूं मेहर बुखारी। इस बात से इनकार शायद नवाज शरीफ के सियासी मुखालिफिन भी नहीं कर सकते कि उन्होंने हमेशा कौम परस्तों को अपने साथ मिलाकर उन्हें कौमी धारे में शामिल किए रखा। पंजाब में सुर्ख पोशों को पाकिस्तान का दुश्मन समझा जाता था और इन दोनों खान अब्दुल वली खान जो है वो नवाज शरीफ के पेशावर में मेज़बान होते थे। नवाज शरीफ जब बतौर वजीर आजम बलोचिस्तान जाते तो उनकी गाड़ी बलोचिस्तान के वजीर आला अख्तर मेंगल चलाते नजर आते थे। अगर नवाज शरीफ साहब के इन इकदामात को सियासी तनाजुर में देखें तो बात कुछ यूं बनती है कि नवाज शरीफ ने हमेशा छोटी मगर कौम परस्त जमातों को साथ मिलाकर पीपल्स पार्टी का मुकाबला किया। अब एक बार फिर नवाज शरीफ अपनी पुरानी सियासत की तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। वो कल से सिंध में मौजूद हैं और आज हैदराबाद में वो सिंधी कौम परस्त लीडरों जनाब कादिर मगजी और बुजुर्ग रहनुमा रसूल बख्श पलीजो के पहलू ब पहलू थे और नवाज शरीफ साहब ने सिंध में बैठकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट जारी कर दी। उन्होंने सिंधियों को ये याद दिलाया कि मोहतरमा ने जिन पर अपने कत्ल का इल्जाम लगाया वो आज हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो हुकूमत में आकर बेनजीर भुट्टो के कातलों को सामने लाएंगे। अगर नवाज शरीफ साहब के सिंध के दौरे का जायजा लिया जाए तो यूं महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी ने काफ लीग को साथ मिलाकर पंजाब में मुस्लिम लीग नून को टफ टाइम दिया है, तो जवाब में नवाज शरीफ सिंधी कौम परस्तों के साथ हाथ बढ़ाकर पीपल्स पार्टी को एक चैलेंज दे रहे हैं। नेचुरली क्वेश्चंस अराइज। अब सवाल ये है कि पीपल्स पार्टी आने वाले इंतखाबात में इन सवालों का जवाब अपने वोटरों को सिंध में क्या देगी, क्योंकि जो आज नवाज शरीफ साहब ने उठा दिए हैं। ये जानने के लिए चलते हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंधी हुकूमत के वजीर इत्तलात की जानिब। लेकिन चलने से पहले आपको बताती चलूं कि आज हैदराबाद में एक नया नारा सुनने को मिला। चारों सूबों की आवाज, मियां नवाज, मियां नवाज। अस्सलाम वालेकुम शर्जील मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। हमारे साथ आज मौजूद है सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कादिर मगजी साहब भी टेलीफोन लाइन पे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेमन साहब, आबिद शेर अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाएं। शर्जील मेमन साहब, आप ही से आगाज करती हूँ। फरमाइएगा कि हफ्ते के दिन आपने कहा कि नवाज शरीफ सियासी शख्सियत नहीं बल्कि कारोबारी शख्सियत है। आज आपने ये कह दिया कि नवाज शरीफ अपनी हरकतों की वजह से नाअहल हुए। जी मेहर, शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इस बार जो दौरा सिंध था उससे वो मेरे ख्याल से लोगों की मेमोरी को, जो लोगों की मेमोरी में उनकी पुरानी बातें हैं उसको वो वॉश आउट नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जानते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किन किन मौक़ों पर सिंध के साथ क्या क्या किया है। ये चीज़ लोगों की को अभी भी याद है। अगर मैं उन चीज़ों का जिक्र करूं तो हमारी सिंध असम्बली, जो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा असम्बली को ताले भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लगवाए, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने कराची को अलग सूबा गवर्नर आज के वक्त पंजाब असम्बली को ताले आपने लगा दिए। शर्जील मेमन साहब, मुझे ये बता दीजिए। मेहर साहबा, मेहर साहब, अगर आप मुझे कंप्लीट करने देंगी तो फिर मैं अपने आप मौक़िफ़ बयान कर सकूंगा। अगर आप बीच में मुझे टोकती रहेंगी तो मैं सीरियसली उसको कंटिन्यूटी मेरी हट जाएगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस तरह उन्होंने सिंध असम्बली को ताले लगवाए और गवर्नर राज नाफिज किया, उसके बाद अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो कराची को अलग सूबे बनाने की बात की वो भी लोगों को याद है। आबिद शेर अली साहब इस प्रोग्राम में मौजूद है, अच्छी बात है। आबिद शेर अली साहब, अगर अब मैं आपको टोकूंगी तो फिर आपको बुरा लगेगा, मगर मेमन साहब वजीर इत्तलात हैं, अपने फैक्ट्स और फिगर्स तो करेक्ट कर लीजिए। उन्होंने अगले दिन ही वजाहत कर दी थी। जिसको आप वजाहत कहती हैं, ये इस तरह की कलाबाजियां बहुत खाई हैं, लेकिन पहले दिन उन्होंने जो बयान दिया था उस पर वो कायम भी थे। मैं आपको दूसरी बात भी कह रहा हूं। आबिद शेर अली साहब आपके साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, अच्छी बात है। जब कालाबाग डैम के खिलाफ सिंध असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मुत्तफिका करारदाद पेश की कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए, उस पर आबिद शेर अली साहब ने यह कहा कि जो असम्बलीज ये करारदादें पेश करें वो रॉ की एजेंट हैं और मुल्क की दुश्मन है। तो ये मेमोरीज अभी लोगों से भूली नहीं है। मैं एक और बात भी करूं, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने लोड शेडिंग पे भी बात की कि बिजली का बहरान है, तो मैं ये बात फिर ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाह रहा हूं कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा के दौरे हुकूमत में थर कोल का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था और केटी बंदर का प्रोजेक्ट भी शुरू हुआ था। वो मियां नवाज शरीफ साहब ने दोनों प्रोजेक्ट बंद करवाए थे, जिसकी वजह से आज बिजली का बहरान है। और बंद कराने का मकसद सिर्फ ये था कि वो, क्योंकि वो सिंध में ये प्रोजेक्ट्स लग रहे थे। तो लोग, मेरे ख्याल से अगर हमारे कौम परस्त रहनुमा इनसे मिले होंगे तो उन्होंने ये सवालात की वजाहत मियां नवाज शरीफ साहब से जरूर ली होगी। अच्छा, मुझे मेमन साहब, इससे पहले मैं दूसरे अपने गेस्ट की जानिब जाऊं, पंजाब में जो काफ लीग के साथ आपने थ्रेट क्रिएट किया
उससे बड़ी थ्रेट तो मियां नवाज शरीफ ने आज आपके लिए आप ही के होम ग्राउंड में क्रिएट की है, जिससे लगता है कि सारी आपको ये बातें याद आ रही हैं। आपने बहुत बड़े बड़े बयान भी आज दिए। नवाज शरीफ ने सिंध के अवाम की मैंडेट को रोनते हुए सिंध असेंबली को भी आज बंद किया। नवाज शरीफ इन कौम परस्तों के पास गए कि जिन्होंने वफाक को तस्लीम नहीं किया। साथ साथ नवाज शरीफ ने अपने आप को महदूद कर दिया है, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। ये क्या आपको खटक रही है उनकी सिंध आमद या उनका कौम परस्तों से हाथ मिलाना? देखिए, सिंध आमद पे नवाज शरीफ साहब को हमने पूरी इज्जत दी। हमारे एक पार्टी के सीईसी के मेंबर जो है, एक सीनियर मिनिस्टर, वो गए, उन्होंने उनको एयरपोर्ट पे वेलकम किया। उनको चीफ मिनिस्टर साहब की बुलेट प्रूफ गाड़ी पेश की गई और चीफ मिनिस्टर साहब वाली ही सिक्योरिटी पेश की गई। लेकिन मुझे सिर्फ ये बात देख रहा हूं कि जो अवाम के दिमाग में सवालात आते हैं कि जो जाग पंजाबी जाग के नारे लगाने वाले और जो नए जो सिंध की आज़ादी की बात करने वाले, ये इन दोनों जमातों का आपस में किस तरह इत्तेहाद होता है, तो वो चीज देखने की बात है। मगजी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। ये फरमाइए मगजी साहब, क्या सिंध के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपके नज़दीक पीपल्स पार्टी से बेहतर मियां साहब कर सकते हैं? देखें, ये किसी फर्द का मसला नहीं है कि मियां साहब कर सकते हैं या पीपल्स पार्टी कर सकती है। पीपल्स पार्टी ने को हमेशा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है कि वो अपने जागीर समझते हैं। सिंध के लोग भुट्टो शहीद और बेनजीर शहीद की कुर्बानी की वजह से पीपल्स पार्टी का कदर करते रहे, इसलिए इनको पीपल्स पार्टी को वोट भी वहां से मिला है। लेकिन मियां साहब को सिर्फ 4 साल इक़्तिदार के मिले थे, 4.5 साल उन्होंने हुकूमत की। पीपल्स पार्टी को शहीद भुट्टो के 6 साल, 5 साल बेनजीर साहबा के 2 टाइम का अरसा, 4 साल जरदारी साहब के, तो ये तकरीबन 11 साल जो 15 साल हो जाते हैं। तो उसमें अगर हम बैलेंस शीट देखेंगे तो पीपल्स पार्टी ने एज सच कोई इतना बड़ा कारनामा सिंध के हक में नहीं किया है जितना उनको करना चाहिए था, जितना उनको मैंडेट मिला हुआ है। तो ये सिंध के लोगों के लिए जरूरी है कि अगर कोई आदमी किसी को पार्लियामानी नुमाइंदा समझकर अपना नुमाइंदा समझ के ऐवानों में भेजे, वो डिलीवर न करें, तो और एवेन्यूज भी खुलने चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब भी एक ऑप्शन है कि वो आए हैं सिंध के अंदर, और सिंध के जितने तफसीलात हैं आज हमने बिल्कुल खुल के बात की उनसे। कोई बंद कमरों में चोरों की तरह कोई अंडर टेबल डील नहीं हुई जैसे पाकिस्तान में हमेशा होती है। कभी एनआरओ की शक्ल में, कभी टारगेट किलिंग के मरले पे वो बंद कमरों में मुआहदात होते हैं। अवाम के बुनियादी हकूक और बुनियादी जो चीजें सलब होती हैं, ऐसा नहीं। हमें जो खदशात हैं कि पाकिस्तान में 3 बड़े सवाल हैं। एक जमहूरी सवाल है कि मुल्क 63 साल गुजर गए, मुल्क में जमहूरियत हकीकी आई नहीं और जमहूरियत से आम आदमी फायदेमंद नहीं हुआ, इस पे सोचना चाहिए। दूसरा सवाल जो पाकिस्तान की कौमी वहदतें हैं, सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, पश्तूनख्वा, तो इन चारों सूबों को किस तरह अपना रिलेशन बनाना चाहिए। कोई एक सूबा हाकिम हो और 3 सूबे गुलाम हो, ये रिलेशन ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। तीसरा जो जनरली हाकिमियत से मुतल्लिक है कि एक 200, 400, 500 लोगों का ग्रुप वो उस मुल्क का हाकिम होगा या 18 करोड़ अवाम भी कुछ उससे फायदेमंद होंगे। तो ये सारे जो मसले हमने बिल्कुल खुल के मियां साहब से रखे और हमने उनको कहा कि आपको आगे चल के इन सारे मसलों के लिए अपनी राय इख्तियार करनी होगी। कालाबाग डैम, पानी के दरिया का इशू है, या स्पेशली सिंध के जो हाकिमियत का इशू है कि सिंध के लोगों की पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में पीपल्स पार्टी ने खुद सिंध की हाकिमियत जो है वो ऐसे लोगों के हवाले कर दी है जिस पर सारे सिंध को एतराजात हैं। अच्छा, एक और बात मगजी साहब फरमाइएगा, ये पीपल्स पार्टी, MQM, ANP और अब काफ लीग, बात तो होती थी अली बाबा 40 चोरों की, उन्हें छोड़े, आज जरदारी साहब और उनके ये 4 यार ये सिंध में कैसे देखे जा रहे हैं? सिंध में लोगों को बहुत एतराज है ना। हमें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में बहुत सारे एतराज हैं कि उन्होंने मुशर्रफ की जो टीम थी उसको उसी इख्तियार से, उसी ताकत से यहाँ रखा है। पाकिस्तान मुशर्रफ के जमाने में गवर्नर इशरतुल इबाद पे पूरे सिंध को एतराजात थे, लेकिन जरदारी साहब का सारा जमाना वही गवर्नर रहा। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जितने भी गवर्नर आए उनसे लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर जो होगा वो ये MQM का होगा। इस तरह अगर सिंध में 20 वजारतें निकलती हैं तो 10 वजारतें MQM को मिलेंगी। अब तो ये हुआ कि नस्ल परस्ती के बुनियाद पे ANP को हम एक नजरियाती जमात समझते रहे हैं,
لیکن جب سندھ میں وہ صرف پشتون نام سے سیاست کرے گی تو پھر وہ باچا خان کی جماعت نہیں رہتی، وہ نسل پرست جماعت بن جاتی ہے. تو پشتونوں کو نسل پرستی کے بنیاد پہ اگر سندھ کی کابینہ میں حصے دار بنایا جائے گا تو یہ سندھ کو بہت اس پہ اعتراض ہے کہ کیوں. اور پھر بے نظیر صاحبہ کے جو شہادت کے بعد یہ کیو لیگ کا جتنا بھی رول تھا، جتنی بھی سیاست میں گالی گلوچ تھی، اب ان کو اقتدار میں شریک کر کے اور سارے ملک کے جو ہے وہ اختیار کا مالک بنایا گیا ہے. تو یہ اتنے بڑے سوال ہیں جو زرداری صاحب جب اور آپ سارے سوال جو اٹھائے بھی گئے، اگر مجھے موقع دیجئے میں آپ کی جانب آتی ہوں. عابد شیر علی صاحب، آپ کو نعرے سننے پڑ رہے ہیں کہ پاکستان ناک کھپے، جاگ پنجابی جاگ، یہ دونوں نعرے مل گئے ہیں. آج آپ کو تانے سننے پڑ رہے ہیں کہ آپ دونوں مل کے بھی ایک کاؤنسلر کی نشست تک نہیں جو ہے وہ جیت سکتے. مجھے یہ فرما دیجئے گا کہ قوم پرستوں کے ساتھ اس طرح مل کے پریس کانفرنس کر کے سو کالڈ بظاہر جو لگ رہا ہے ایک ملنا، اتحاد کرنا، سیاسی فائدہ کس سے زیادہ ہوگا، آپ کو یا انہیں؟ مجھے نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کیا مسئلہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ایک قومی لیڈر ہیں اور ان کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ جس سے مرضی ملیں. کیا وہ قوم پرست جماعتیں پاکستان کی جماعتیں نہیں ہیں، وہ انڈین جماعتیں ہیں؟ کیا وہ پاکستان کے شہری نہیں، وہ انڈین شہری ہیں؟ تو لہذا اگر یہ اپنے قاتلوں کے ساتھ مل سکتے ہیں، کل یہ بھٹو کے قاتل کرانے والے کاف لیگ والوں کے ساتھ گلے مل سکتے ہیں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب تو ایک پاکستان کے نظریے کو آگے لے جا کر وہ اگر قوم پرست جماعتیں جو احساس محرومیت کا شکار ہیں ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرنے سے یہ پیپلز پارٹی کا کیا نقصان ہے؟ یہ تو ان کو بیٹھے بیٹھے کوئی جنات چمڑ جاتے ہیں میرا خیال. تو ہم چاہتے ہیں کہ ملکی ایجنڈے کو آگے لے کر جانے کے جو اس وقت میر ایشو ہے جو آپ نے قرارداد پاس کی قومی اسمبلی میں اس کے اوپر آؤں گی. ایک سن لیں، سینٹر کیری کے ہوتے ہوئے آپ پر ڈرون اٹیک کیے جاتے ہیں. آپ اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ میاں محمد نواز شریف صاحب پر اٹیک کر رہے ہیں. ہمارا مقصد جو ہم نے ریزولوشن پاس کیا ہے اس پر امپلیمنٹ ہونا چاہیے اور اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے ملک کی سیلف رسپیکٹ رکھ کے، کمیونٹی کو سامنے رکھ کے. یہ تو بندر بانٹوں پہ لگے ہوئے ہیں، منسٹریاں دے دی، اقتدار دے دیا، لیکن جو ہمارا ایجنڈا ہے ملک کے وہ تمام جماعتیں جو دسی گئی ہیں مشرف کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں، ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ان کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ پاکستان کی جو فیڈریشن ہے، جو پاکستان کی ساری صوبوں کی اکائیاں ہیں، ان کو اکٹھا رکھا جائے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تو اس وقت مفاد پرستی کی سیاست. مہر صاحبہ ان سے پوچھیں کہ کالا باغ ڈیم کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں. پھر کالا باغ ڈیم میں ہم تمام وہ ایشو جو قومی ہیں ان کو کنسنسس سے حل کریں گے اور جو پاکستان کی فیور میں جاتے ہیں ان کو ہم حل کریں گے. آپ پاکستان کی پھر آپ نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کیسے کہہ دیا کہ جن اسمبلیوں نے کالا باغ ڈیم کے خلاف قراردادیں پیش کی ہیں وہ لوگ ملک کے غدار ہیں؟ یہ میمن یہ کون شخص ہے جو بیچ میں کاٹ رہا ہے؟ اس سے تو صبر کرے، اپنی ٹرم پہ ضرور بات کرے. اسے کوئی ایٹیکیٹ سکھائیں کہ جب کوئی بات کرے تو بیچ میں کاٹتے نہیں، جب اس کی ٹرم آئے تو ضرور اپنی بات کرے. یہ ہمارے پہ، ہم پاکستان میں اب بجلی نہیں ہے، پاکستان میں گیس نہیں ہے، کیا وہ آپ دیں گے؟ آپ اپنے گھروں سے دیں گے؟ آپ نے تو ایک ایک گھر میں جا کے ٹرانسفارمر لگایا ہے اور آپ نے اہاریوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے جو ان کو احساس محرومیت کا شکار کیا ہے. ہم پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان کی فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کریں گے. یہ آپ سیاسی کلابازیوں کو بھول جائیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. ہم اس وقت پاکستان کو مضبوط چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کو مضبوط چاہتے ہیں. اگر آپ نے نہ لیے ہوتے، آپ نے کا سودا نہیں کیا ہوتا تو آج پاکستان کی دونوں جماعتوں نے، دونوں سینٹ اور قومی اسمبلی نے جو ریزولوشن پاس کی تھی آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے، بجائے کہ آپ قوم کو اعتماد میں لیتے، قوم کو ساتھ لے کر چلتے. تو آپ نے کیا سیاسی ڈرامہ رچایا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آئے؟ سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے. ہم نے کبھی آپ کو نہیں روکا کہ آپ پنجاب میں جاتے ہیں. آپ نے آ کے ایک تو پنجاب کا شیر سندھ میں جب پایا گیا اور ایک چارج شیٹ جب جو پیش کی اس سے مجھے لگتا ہے ذرا ٹینشن ہوئی ہے. چھوٹا سا وقفہ لیں گے. میمن صاحب میں بریک کے بعد آ کے آپ سے پوچھوں گی کہ حیدرآباد میں بیٹھ کے جو ہے بی بی کے قاتلوں کا سوال میاں نواز شریف اٹھاتے ہیں، آپ کو اس سوال میں اپنا مستقبل نہیں نظر آ رہا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. ایک بریک کے بعد ہم آ کے پوچھیں گے اور ہمارے ساتھ مغزی صاحب بھی موجود ہوں گے اور عابد شیر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ رہیں گے.